हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? भाई हम आए हैं आज हिंदी में वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के। ठीक है, बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है आप सभी का, क्या बात है। ना लाइक ना शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा भाई। वीडियो पसंद नहीं आ रही है, क्या बात है। अगर कोई कमी नज़र आ रही है तो आप प्लीज़ हमें बताइए। ठीक है भाई, मेहनत कर रहे हैं, अगर कमी लगेगी, कमी है तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की हिंदी की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। भाई ये लाया गया है वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब ये आप दोबारा ये प्रश्नोत्तर चाहेंगे या नहीं, ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने प्रयास किया है कि जैसा हमने पढ़ा है, अगर हमें उससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर मिल जाते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले अब बार बार आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, उसको ध्यान में रखते हुए हम फिर से कुछ आपके लिए नया ले आए हैं। आई होप कि आपको पसंद आए। ठीक है, जैसा भी है आप बताइएगा। देखिए, सवाल ये है कि वर्णों के सटीक उच्चारण स्थान याद रखने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, और आजकल तो जो सवाल आ रहे हैं वो सिर्फ इतने नहीं जितने हमने याद किए। ठीक है, इसके अलावा अलग से वर्ण दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, वो हम कैसे ध्यान रखेंगे। तो ये सूत्र वहाँ आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। आप ज़्यादा डिटेल में ना जाइए, पूरी किताब मत पढ़िएगा, लेकिन ये कुछ सूत्र आप याद कर लेंगे तो आप देखिए, लिखा गया है ना कि सटीक उच्चारण स्थान, बिल्कुल सही, लेटेस्ट। ये नहीं कि डाउट है या नहीं है, ये उच्चारण स्थान होगा नहीं होगा, क्या करें, इस सवाल का जवाब क्या दें, ऐसी स्थिति ना हो, उसके लिए हमने क्या किया है कि सटीक उच्चारण स्थान याद रखने के लिए आप लोगों के लिए हम लाए हैं महत्वपूर्ण सूत्र। आप इन सूत्रों को यदि याद कर लेंगे, भाई गाने वगैरह बहुत याद हो जाते हैं, हमें और बातें भी बहुत ध्यान देती है, लेकिन अगर पढ़ाई से रिलेटेड और जिसमें हमारा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में तो एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो अगर आप सूत्र याद रख लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, तो सूत्र स्टार्ट करते हैं थोड़े से, या सटीक उच्चारण स्थान याद रखने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। ये पहला दिया गया है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। बहुत सौ को तो ये समझ में आएगा कि ये पता नहीं क्या है, कैसे याद होगा। तो याद कैसे होगा, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा, और जब ये याद हो जाएगा ना तो आप देखिएगा कि आपको फ़ायदा कितना हुआ है इससे। तो देखते हैं, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। जो शुरू में दिया गया है वो सारे स्वर वर्ण जितना भी हमने पढ़ा है वर्णमाला, वो सब इसके अंतर्गत आ गई। और ये जो लास्ट में दे रखे हैं, अंत में दे रखे हैं, ये है हमारे उच्चारण स्थान। ठीक है, तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, जो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है, ठीक है, अकुह विसर्जनीयानाम है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, ये सभी जानते हैं, लेकिन कंठ में और क्या क्या आता है। तो देखिए, अ का मतलब है छोटा अ और बड़ा आ। ठीक है, ये जो अ लिखा हुआ है ना, ये अ दोनों ही आ जाएंगे सजातीय, छोटा अ भी आ जाएगा और बड़ा आ भी आ जाएगा। तो इसका ये अ जो है, इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ रहेगा। ठीक है, इसके बाद कु की बात आई है, कु। ये कु क्या है, ये पूरा कै वर्ग जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे 5 वर्ण आते हैं, कै वर्ग, कै खे गे गे अंग। ठीक है ना, तो ये भी इनका जो उच्चारण स्थान है कै वर्ग का, वो भी क्या है, ये भी कंठ से ही बोले जाते हैं। इसके अलावा
हमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रहता है, भाई के वर्ग जो है वो कंठ से बोला गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब स्वरों की बात आती है, स्वरों से सवाल बनते हैं या फिर अन्य व्यंजन उठा लिए जाते हैं और उनसे सवाल किया जाता है कि ये उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, बस वही हमारे सवाल का जो जवाब होता है वो गलत हो जाता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर आप ये सूत्र याद कर लेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी सवाल का जवाब गलत हो सकता है। ठीक है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इनको आप याद रखिएगा, इससे कुछ भी अलग सवाल नहीं बनता है। तो आ में हमने बात की छोटा आ, बड़ा आ, इसके अलावा कु का मतलब हुआ है पूरा के वर्ग, और ये आ गया देखिए है। इसका भी जो उच्चारण स्थान है वो भी क्या है, कंठ है। और यही प्रश्न भी बन जाते हैं कि ठीक है भाई, के वर्ग तो हम समझ गए, के खे गे आऊंगा, जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, लेकिन है का उच्चारण स्थान क्या है, अब वहां समझ में नहीं आता। तो जिसको ये पूरा सूत्र याद होगा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, जो अकुह विसर्जनीय नाम है वो कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। तो हमसे अ नहीं पूछा, आ नहीं पूछा, के वर्ग में से कुछ नहीं पूछा आयोग ने, हमसे तो पूछ लिया है कैसे बोला जाता है। वहां ऑप्शन में होंगे कंठ होगा, मूर्धा होगा, तालव्य होगा, दंती होगा, तो क्या करेंगे, तो वहां सूत्र काम में आएगा, ठीक है ना। तो है का उच्चारण स्थान भी कहां से होता है, कंठ से होता है। अब आप कहेंगे मैम ये तो ऊष्म व्यंजन भी हो गया, और भी बहुत सारी बातें इसमें आ रही हैं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन कुछ सवाल ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या मिला है, ठीक है ना। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, छोटा अ बड़ा आ, के कु से पूरा के वर्ग आ गया, और ये है से ये है आ गया है ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। दूसरा देखिए, इच्चु यशा नाम तालु, तालव्य, तालु उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है इन सबका, तालु, तालु से लगती है बात, तालव्य। अब तालव्य में कौन कौन से व्यंजन, लगभग हमने कौन सा पढ़ा था, च वर्ग पढ़ा था, लेकिन इसके अलावा भी हमें इसमें और ध्यान देना है कि हमें इसमें नया क्या मिल रहा है। देखिए ई आया है, तो जाहिर सी बात है दोनों सजाती है हम यहाँ पर ले लेंगे, छोटी ई भी और बड़ी ई भी। तो छोटी ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु। ये च वर्ग है पूरा, च से पूरा च वर्ग। इच्चु यशा नाम, यशा नाम में ये कहते हैं, देखिए ये और शे, मतलब कि ये और शे, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये भी तालव्य में ही जाते हैं, तालु से लगते हैं। अब इसमें नया क्या है भाई, पुराना तो हमने पढ़ा था च वर्ग टे वर्ग, ये 5 वर्ग हमने ध्यान रखे थे कि कहाँ कहाँ से इनका उच्चारण होता है, लेकिन इसके अलावा स्वर भी तो थे, इसके अलावा ऊष्म व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन भी तो थे, उनका उच्चारण स्थान क्या बताएंगे। तो एक सूत्र से आपको कितने सारे वर्ण एक साथ मिल रहे हैं, इसका आप अंदाजा लगाइए। देखिए इच्चु यशा नाम तालव्य, ठीक है, तालु से लगते हैं, तालु उच्चारण स्थान है, लेकिन किस किसका, छोटी ई बड़ी ई, च वर्ग, च छ जे झे उ, ठीक है, ये शे, इन सब का उच्चारण स्थान तालु है, तालव्य, ठीक है, तालु। नेक्स्ट देखते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा, उच्चारण स्थान क्या रहा इसका, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा। लेकिन मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं, कौन कौन से स्वर आ रहे हैं, कौन कौन से वर्ग आ रहे हैं, वो सारे सवालों के जवाब हमें इसमें मिल जाएंगे। देखिए री स्वर है, ये री आ गया इसमें, ये टे से पूरा टे वर्ग हो गया, टे वर्ग, ये रे और ये शे, ये जो रे है, ठीक है, रे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, और शे से षटकोण जो है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो री से ऋषि, ये स्वर वर्ग में यदि हम बात करें तो टे वर्ग, और अन्य व्यंजनों में अगर हम देखें तो रे और शे, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, ठीक है। देखिए एक ही सूत्र में हमें कितने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सटीक मिल रहे हैं। आप सूत्र याद रखिए, आपका सवाल का जवाब गलत हो ही नहीं सकता है, कैसे भी पूछा जाए। हो सकता है वो शे का उच्चारण स्थान पता कर ले, हो सकता है वो है का उच्चारण स्थान पता कर ले, हो सकता है वो ये का उच्चारण स्थान पता कर ले, ये सब नए सवाल हैं। तो सटीक जवाब वही देगा जिसको ये सूत्र ध्यान होंगे,
आगे देखिए, लृतु लसानाम दंतः, लृतु लसानाम दंतः, ये लृ जो है ये भी स्वर वाली कंडीशन, ये संस्कृत में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन सवाल को मुश्किल बनाने के लिए, सवाल को मुश्किल करने के लिए, मुश्किल में डालने के लिए स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, ऐसे भी सवाल किए जा सकते हैं। तो तैयारी आप पहले से ही रखिए, ठीक है। जो आपको आता है वो भी पढ़िए, जो नहीं आता उसको भी ध्यान में रखना है हमें, कि बाई चांस अगर आ गया तब हम क्या करेंगे। तो देखिए लृ, हालांकि ये संस्कृत में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन अगर पेपर इजी बना और हमें मुश्किल क्वेश्चन उसमें डालने हैं तो ये जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो लृ, ये तय से पूरा ते वर्ग, इसके अलावा ले और ये से, ये वाला से, इन सब का उच्चारण स्थान दंत्य है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ये सारे स्वर भी आते जा रहे हैं, वर्ग इसके अंतर्गत आ गए हैं, इसके अलावा जो अन्य व्यंजन है हमारे वो भी इसमें आ गए हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे देखते हैं, उपदमानीयानाम ओष्ठः, ओष्ठ से बोले जाते हैं, होठों से उच्चारण होता है इनका, ठीक है। ऊ से दोनों ही आ जाएंगे, छोटा ऊ भी आ जाएगा और बड़ा ऊ भी आ जाएगा। पै से पूरा पै वर्ग, उपधमानीयानाम ओष्ठा, ठीक है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पूरा पे वर्ग जो बोला जाता है वो किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। उच्चारण जो होता है वो ओष्ठ से होता है। इसके अलावा कुछ अन्य रहते हैं, जैसे वह रह गया था ना अंतस्थ व्यंजन में, तो वह कारस्य दंतोष्ठम, कि दंत पे भी लग रहा है और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों पे एक साथ जो व्यंजन लगता है वो कौन सा लगता है, वह लगता है। आप इसको बोल करके देखिएगा, वह, तो वह की स्थिति दांतों पर भी है और वह, ठीक है, होंठ से भी उच्चारण हो रहा है। तो ऐसा व्यंजन जो दंतोष्ठ कहलाता है, दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चारण होता है, तो वो व्यंजन हमारा कौन सा कहलाएगा, वह। इसके अलावा अब कौन से स्वर रह गए, ऊ तक बात हो गई, री भी हो गया, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, ए आई ओ औ, ठीक है। तो देखिए आई दे तो कंठ तालु, चाहे छोटी ए हो या बड़ी आई हो, इन दोनों का ही उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। अब कंठ तालु क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए अ और ई को मिला करके बनता है ए, सॉरी, ठीक है। अ और ई को मिला करके, अब देखिए अकुहु विसर्जनीय नाम सूत्र पढ़ा अभी, तो अकुहु विसर्जनीय नाम में अ आया था जो कि कंठ से बोला जा रहा था। उसके बाद दूसरा सूत्र पढ़ा था इचु यशा नाम तालव्य, तो इचु यशा नाम में ई आ रहा था, ठीक है। इचु यशा नाम तालव्य, ये तालु की स्थिति, तालु से लग रहा था, तो ये इनसे मिलकर के बना है ए, जो कि हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे, संधि स्वर, ठीक है। ए की बात आ रही है, तो वही उच्चारण स्थान हो जाएगा, ये कंठ और ये तालु, तो इनसे मिलकर के जो ए बना है उसका उच्चारण हो जाएगा एदैतो कंठ तालु। ऐसे ही अ और उ, ये दोनों आ जाते हैं यहां पर ओ और औ। अगर स्वरों में देखा जाए ए आई ओ औ को कैसे बोलेंगे, ओदौ तो कंठोष्ठम। अब ये मिलकर के कैसे बने, संयुक्त स्वर में तो ये भी आते हैं, तो किन संयुक्त स्वरों को मिला करके देखिए, अ और उ को मिला करके बनता है ओ, औ। आप बोल कर देखिए अ और उ को बोल कर देखिए औ, तो औ, ये औ की बात यहाँ पर आ रही है। अब देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये कंठ से बोला जा रहा था, ठीक है। उपो उपधमानीय नाम ओष्ठा, ये जो उ और उ आया था ये ओष्ठ से बोले जा रहे हैं, और इन दोनों से मिलकर के बना है ओ,
तो जाहिर सी बात है ये कंठोष्ठ हो जाएगा ना सर, ठीक है ना। जो ओ है वो कंठोष्ठम में चला जाएगा। कंठ और ओष्ठ दोनों से ही उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान की बात आई थी। यहाँ हमने लिखा है कि वर्णों का सटीक उच्चारण स्थान। यदि आपको सटीक जवाब देना है कि उच्चारण स्थान क्या होगा, स्वर से पूछ लिया जाए सवाल या वर्ग से पूछ लिया जाए या फिर अन्य व्यंजन आपको दे करके मतलब आपको कंफ्यूज किया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीधे सीधे सूत्र पढ़िए और सूत्र में जो भी आ रहा है उसका आप जवाब दे दीजिएगा। वर्णमाला हमारी पूरी हो गई थी, ठीक है। वर्णमाला से संबंधित ये प्रश्नोत्तर लिए गए हैं। आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता है ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो नहीं पता है वो भी, और जो पता है आप पूरी वीडियो देखिएगा, सवालों के मतलब सवाल भी देखिए और सवालों के जवाब भी देखिए। आपको कितने सवालों के जवाब पता हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सवाल शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? सवाल को अच्छे से समझना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ, कुल कितनी, ये स्वर ध्वनियाँ होनी चाहिए थी। स्वर ध्वनियाँ कितनी हैं? ध्वनि का मतलब वही वर्ण, और वर्ण यानी कि स्वर की बात आती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? तो क्या बताएंगे? 11, 12, 9, 15। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जवाब देना है तो उस हिसाब से हमारा जवाब ए सही है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी स्वर ध्वनियां हैं? तो 11 स्वर ध्वनियां हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इनमें से दंत्य व्यंजन है। दंत्य व्यंजन बताना है। इसमें से कौन सा बताएंगे आप? दंत्य व्यंजन की यदि बात की जाए तो इनमें से दंत्य व्यंजन है के, पे, सी ऑप्शन है ते और ळे। के को हम दंत्य नहीं कहेंगे, के कंठे में जा रहा है, पे ओष्ठे में जा रहा है, ते दंत्य और णे मूर्धा, ये ओष्ठ और ये कंठ। अब सवाल हो सकता है कि इनमें से कोई मूर्धा पूछ ले, इनमें से सवाल ओष्ठ भी पूछा जा सकता है, इनमें सवाल कंठ भी, मतलब 4 ऑप्शन है तो 4 ही सवाल हो सकते हैं, ठीक है। 4 तरह से सवाल किए जा सकते हैं। सवाल अब पूछा गया आपसे कि दंत्य व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो आप खुद ही पहचान कर सकते हैं, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो तय जो है हमारा वो सही जवाब होगा। तय जो है वो दंत्य व्यंजन, दंत, दंत पे लगेगा तय, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देवनागरी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ मानी गई हैं? देवनागरी वर्णमाला की बात आ रही है। तो बताया था जब हमने वर्णमाला चैप्टर शुरू किया था तो उसमें सवाल आया था, ठीक है। अब देखिए, देवनागरी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ मानी गई हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 48, 49, 50 और 52। तो हमारा सही जवाब इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी, 52 ध्वनियाँ हैं। और 52 कैसे कैसे हैं, कितने स्वर, कैसे व्यंजन, ठीक है, वो सब आपको इसमें मतलब इससे पहली वाली वीडियो में बता दिया गया था। अगला सवाल, क्षय का निर्माण किन 2 ध्वनियों के संयोग से हुआ है? यह सवाल भी एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो क्षय का हमें बताना है। क्षय जैसा कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो क्षय, क्षय पहले क की आवाज निकाल दी है, फिर क्षय की आवाज निकाल दी। अब इनमें से कौन सा देखेंगे? ये च और छ है, ये तो बिल्कुल नहीं है। क छ बिल्कुल नहीं हो सकता। क श नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन हाँ, के पे हलंत लगा हो और ये वर्ग के बाद ये शेष षटकोण है, तो यही हमारा सवाल का जवाब होगा। क्षय बोलते हैं इसको, क्षय नहीं बोलते। क्षत्रिय, क्षत्रिय ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। क्षय की आवाज निकलती है इसमें। क्षय का मतलब है क और क्षय, आधा क और क्षय पूरा, क्षय। तो ये जवाब हो गया। अगला सवाल,
देवनागरी वर्णमाला में, हालांकि हमारी लिपि है देवनागरी, तो जाहिर सी बात है सवाल बनते जा रहे हैं इससे कि देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन पूछे गए हैं। वर्ग नहीं पूछे, क्या वर्ग नहीं पूछे, वो से सोचेंगे 5 होना चाहिए, नहीं, वो पूछ रहे हैं वर्गीय व्यंजन, जो वर्गों में व्यंजन आते हैं वो कितने हैं। तो कितना जवाब देंगे, 25, 30, 39, 35। वर्ग हमारे पास 5 थे और हर 5 के पास अपने 5 ही व्यंजन थे, तो ये 25 है ऑप्शन में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए वर्णमाला से संबंधित, क्षय किस प्रकार का व्यंजन है। ये क्षय से सवाल अभी आया था, लेकिन दूसरे तरीके से आया था, क्या कि किसके संयोग से मिलकर के बना है। अब सवाल है कि क्षय किस प्रकार का व्यंजन है। सवाल तो कैसे भी हो सकता है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वर्णमाला को अच्छे से समझा है, तो आप इन सारे ही सवालों के जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, क्षय किस प्रकार का व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। अगर हम कहें तो ऊष्म व्यंजन हमारे 4 थे, 4 शय, शय, से, है, इसमें तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, नहीं कहेंगे। अंतस्थ व्यंजन, इसके साथ साथ हमारा रिवीजन भी होता जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिए, जिसको पहली क्लास नहीं मिली वो अब इसमें ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले और वे, इसमें भी हमारा क्षय नहीं आया है। संयुक्त व्यंजन में देख लेते हैं, क्षय, त्रे, ज्ञ और श्रेय। हाँ ये ठीक है भाई, क्षय से क्षत्रिय जो आया है वह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आया है, तो हमारे जो सवाल का जवाब होगा किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये वाला जवाब हमारा सही होगा। ये क्षय जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, संयुक्त व्यंजन है। अगला सवाल है, कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है। अब वही 11 स्वर और 13 स्वर इसमें लग रहे हैं, लेकिन हमें अब ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे। सवाल आ गया हमारे पास, और सवाल कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है। हालांकि हमने 13 स्वर भी पढ़े हैं हिंदी में और 11 स्वर तो है ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, छोटा अ, री, अंग, ए। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन चौथा ये भी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या जवाब होगा। कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है, तो हमने जो स्वर पढ़े थे वो 11 स्वर पढ़े थे। ठीक है, जो मेन स्वर होते हैं वो मूल 11 की बात आती है। ठीक है ना, 11 स्वर। लेकिन अब इसमें क्या जवाब होगा, फिर अ पढ़ा था, री है, ए है, इसमें हमारा जवाब अंग हो जाएगा, क्योंकि ये अयोगवाह में जाते हैं। अयोगवाह बताए थे, अंग और आह। ठीक है, शीर्ष बिंदु और पार्श्व बिंदु वाले, तो ये शीर्ष बिंदु है अंग, इसको क्या किया गया है, इसको स्वर, इस प्रश्न के आधार पर इसको स्वर नहीं माना गया है। हाँ, कमेंट बॉक्स में आपने बताया जरूर था, क्या था, मूल स्वर वाला सवाल पूछा गया था। देखिए वैसे तो स्वरों की संख्या कितनी, 11, 2 अयोगवाह लगा करके 13 हो जाती है। ठीक है, और मूल स्वर की यदि बात करें, कुल मूल स्वर पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में बताया भी था स्टूडेंट्स ने, बहुत अच्छा लगा मैं देख करके। तो कुल मूल स्वर 4 होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। बाकी ये जो 11 स्वर है एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे से मिल करके बने होते हैं। इन्हें बोलने के लिए ये अपने आप में मूल होते हैं, इन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा व्यंजन महाप्राण है। देखिए वर्णमाला में आपको अल्पप्राण, महाप्राण बताया गया था। ठीक है ना, बताया गया था, नहीं बताया गया था। महाप्राण, प्राण का मतलब वायु, जिसमें वायु की ज्यादा आवश्यकता पड़े, महाप्राण। तो अल्प प्राण का कोड हमने बताया था 135 और महाप्राण का कोड बताया था 24, यानी ये दूसरा और चौथा वर्ण। क्या इसमें है, नहीं, क्योंकि ये पहला व्यंजन है। घे, गे तीसरा है और चे भी पहला है, तो पहला तीसरा पांचवें में से कुछ नहीं। महाप्राण का कोड था 24, या तो दूसरा व्यंजन हो या फिर चौथा व्यंजन हो, वही कैसा होगा, महाप्राण में जाएगा। तो महाप्राण व्यंजन इस वक्त यहाँ पर घे है, ये जवाब हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल, इनमें से अनुनासिक ध्वनि किस शब्द में है? अनुनासिक, जो नाक और मुख दोनों से ही निकले, नाक और मुख दोनों से ही निकलती है अनुनासिक, और जो नासिक्य होती है वो केवल नाक से निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो एक ही अलग है, देखिए अंग में नाक से बोला जा रहा है, अंगद में भी नाक से बोला जा रहा है, पंच, लेकिन अंधेरा जब आप बोलेंगे तो यहाँ पर क्या स्थिति दे रखी है कि अनुनासिक, मुख से भी आवाज़ होती है थोड़ी सी और नाक से भी, अंधेरा, मुंह पर भी फर्क पड़ा और नाक पर भी, ठीक है। तो अंधेरा यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा कि किस में अनुनासिक ध्वनि है, तो अंधेरा, बाकी सब में नासिक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी किसकी है? इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, जल्दबाजी में हम अपनी हिंदी को गलत कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए वे लिखा है, बे लिखा है, वक्री और ये वहाँ, तो बे नहीं होता, वे होता है, वक्री नहीं होता, बकरी होता है, ठीक है, वहाँ नहीं होता, वहाँ होता है। तो यहाँ पर तो हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा सही लग रहा है? वे बिल्कुल सही है। जैसे हम कहते हैं ना कि वे घर आ गए, तो वे ये सही है, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से सघोष व्यंजन नहीं है, सघोष व्यंजन नहीं है। अब अघोष और सघोष के लिए क्या करेंगे भाई? अघोष और सघोष हम कोड ध्यान कर लेते हैं, अघोष 12 और सघोष 345, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है ना। तो सघोष व्यंजन नहीं है, तो सघोष व्यंजन यानी कि तीसरा चौथा पांचवा होगा। कै वर्ग दे रखा, के है, गे, घे, बे, ये कै वर्ग का तीसरा वर्ण, ये कै वर्ग का चौथा वर्ण, और ये पै वर्ग का तीसरा वर्ण, तो तीसरा चौथा पांचवा, और ये कै वर्ग का पहला वर्ण। और पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से सघोष व्यंजन नहीं है, यानी कि अघोष होगा, ठीक है। तो ये भी सघोष है, ये भी सघोष है, और ये भी सघोष है। कै जो है वो हमारा अघोष है, यानी कि सघोष नहीं है। बस यही हमारे सवाल का जवाब होगा। इन सवालों का आपको जवाब तो दिया जा रहा है, साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है कि अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, अघोष, सघोष, बार बार ये रिपीट किया जा रहा है आपके सामने कि आपकी वर्णमाला अच्छी हो जाए। अगला सवाल देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऋषि बिल्कुल नहीं, ऋषि भी नहीं होगा, ये ऋषि भी नहीं होगा, ये ऋषि बिल्कुल सही है। शब्द की वर्तनी शुद्ध पूछी जा रही है, तो यहाँ पर हमारा ऋषि वाला सवाल जवाब सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, अंश, अंश का युग्म अर्थ है। युग्म जो जोड़े में आते हैं, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग देंगे। देखिए अंश और अंश का युग्म अर्थ है, क्या अर्थ होगा? कंधा भाग, चंद्रमा सूरज, भाग कंधा शिव गणेश। अब बहुत से बहुत जल्दी करेंगे कि एक काम करते हैं, जल्दी से इसको टिक कर देते हैं, कंधा और भाग दोनों ही मिल गए। नहीं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। जैसा सवाल होता है वैसे ही जवाब देना होता है। अब आप ये देखिए कि इसमें पहला कौन सा अंश लिखा है और बाद में कौन सा अंश लिखा, उसी आधार पर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें भी बहुत ध्यान से चुनना होता है, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे हो जाता है तो हमारे सवाल का जवाब भी गलत हो जाता है। पहले ये अंश दे रखा है और दूसरा ये अंश दे रखा है छोटा से, तो अंश जैसे हम कहते थे ना, अब यह अंश बाकी है यानी कि यह भाग बाकी है, तो इस अंश का मतलब होता है भाग और इस अंश का मतलब होता है कंधा। तो यहाँ पर भाई जल्दबाजी में इसे सही नहीं कर देना है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सही होगा। इस अंश का मतलब भाग हुआ और इस अंश का मतलब कंधा हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये सारे मिलते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी को अपने हाथ में रखिएगा, गलती नहीं होनी है इसमें। अनुस्वार को किस वर्ग में रखेंगे? अनुस्वार, अनुस्वार यही तो पढ़े थे, अनुस्वार और एक विसर्ग पढ़ा था, ठीक है।
तो अनुस्वार की बात पूछी जा रही है। शीर्ष बिंदु, अनुस्वार को किस वर्ग में रखेंगे? स्वर, अर्धस्वर, व्यंजन। तो स्वर तो हमारे 11 थे औ तक, अर्धस्वर ये और वे थे, ठीक है, ये तो औ तक थे, स्वर औ तक थे, अर्धस्वर ये और वे थे। तो जाहिर सी बात है इनको हमने व्यंजन ध्वनियां बताया था, ठीक है, अंग और आहा, अयोग वहा व्यंजन ध्वनियां भी हैं। तो यहां पर इस वक्त ये जवाब सही होगा, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। री किस प्रकार का स्वर है? री से ऋषि समृद्ध है या पश्च है या ह्रस्व है या ये सभी है? तो री से ऋषि की बात देखिए, समृद्ध से भी सवाल आ गया, पश्च से भी सवाल आ गया और ये ह्रस्व से भी। ये उच्चारण के आधार पर था, ठीक है, ये मुख विवर के आधार पर हमने बताया था और ये हमने जीभ के आधार पर, तीनों ही आधार आ गए हैं री से ऋषि को लेकर के। तो री किस प्रकार का स्वर है? देखिए समृद्ध भी है, पश्च भी है और ह्रस्व भी है, यानी कि ये सभी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ये एक वर्ण किस दो ध्वनियों के मेल से बना है? इसमें आपका ये नहीं होगा, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, गे जे भी नहीं है, ये जे और ओ है। जब संयुक्त व्यंजन बताए गए थे तो उसमें गे से ज्ञानी भी आया था और उसका जब हमने तोड़ किया था कि इसमें कौन कौन किसका सहयोग है ये, तो जे और ओ हमने इसमें लिखा था। तो यही सवाल का जवाब हमारा सही हो जाएगा। जो गे से ज्ञानी है वो जे और व से मिलकर के बना है, ठीक है, इन ध्वनियों के मेल से बना है। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा स्वर विवृत है? वृत्त का मतलब है विशेष मुख खुले, जिसमें पूरा मुंह खुल जाए। संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत, ये 4 पढ़े थे हमने, ठीक है। तो अब आप बताइए कि कौन सा स्वर विवृत है? औ को नहीं कहेंगे, आई भी नहीं है, आ, जिसमें पूरा मुंह खुल जाए, विवृत हो जाए, तो वो एक ही था केवल और वो था आ, ठीक है। तो ये जवाब हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। ळे किस प्रकार का व्यंजन है? ळे, ळे को अयोगवा नहीं कहेंगे क्योंकि अयोगवा हमारे 2 हैं, अंग और अह, ठीक है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, क्षय, त्रे, ज्ञ और श्रेय। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन में तो के वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग हुआ, प वर्ग है और पे वर्ग है, ठीक है। लेकिन ळे की बात आ रही है तो ळे किस प्रकार का व्यंजन होगा? हमने 2 द्विगुणी व्यंजन पढ़े थे, उत्क्षिप्त भी पढ़ा था, ळे और ळे, उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन। तो ळे जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है? उत्क्षिप्त है। ये हमारा सवाल का जवाब बिल्कुल सही होगा, उत्क्षिप्त। अगला सवाल, ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है? ई समृद्ध स्वर है, अग्र स्वर है या दीर्घ स्वर है या ये सभी है? ई की स्थिति भी सेम वही है। जब आप देखेंगे समृद्ध, पूरा मुंह बंद रहेगा, ई, ठीक है। अग्र स्वर, अग्र में जीभ की बात आ रही है, ई, जीभ अंदर को आगे है। दीर्घ में क्योंकि इसमें ये बड़ी ई है, बड़ी ई है, उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, तो ये दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व नहीं होगी। तो हमारा सवाल का जवाब ये सभी, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, अभी पढ़ा था, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धन्य व्यंजन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए री को नहीं पूछा इस सवाल में, रे को नहीं पूछा, शे को नहीं पूछा, लेकिन टे वर्ग के कुछ वर्ण देख लेते हैं। टे वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टे, ठे, डे, ढे, णे। मतलब कि टे इसमें नहीं है, ठे नहीं है, डे है, ठीक है, ढे है, ये भी ठीक है, णे भी ठीक है। तो क्या हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा? ये सभी
है तो टे वर्ग के अंतर्गत ही ना, ठीक है। और पूछा जा रहा है मूर्धन्य व्यंजन, तो ये सभी हमारे मूर्धन्य व्यंजन हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत पूछा जाता है हिंदी में, ठीक है। आप कभी एग्जाम देने जाएं तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक न एक सवाल के बाद एक न एक एग्जाम के बाद आता ही आता है। इनमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन, पहला सवाल तो ये कि ये संघर्षी है, संघर्षी व्यंजन भी कहलाता है। कौन सा संघर्षी व्यंजन स्वरयंत्रमुखी भी इसको कहा जाता है, या स्वरयंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन कहा जाता है। कौन सा संघर्षी व्यंजन स्वरयंत्रमुखी या काकल्य कहा जाता है। 3 सवाल बन गए इसी सवाल में, 3 ऐसा व्यंजन जिसे संघर्षी कहा जाता है, दूसरे तरीके से कहा जाए स्वरयंत्रमुखी कहा जाता है, तीसरे स्तर से कहा जाए तो काकल्य भी कहा जाता है। ये काकल्य स्वरयंत्रमुखी क्या होते हैं कि कंठ के भीतर स्थित होता है, कंठ के भीतर अंदर स्थित होता है, ठीक है। तो श तो बाहर को जा रहा है, श भी बाहर को जा रहा है, से भी बाहर को जा रहा है अंदर को चला गया, कंठ के भीतर स्थित होता है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल का जवाब होगा। केवल एक है, संघर्षी तो है लेकिन साथ ही साथ स्वरयंत्रमुखी भी कहा जाता है इसे, और काकल्य व्यंजन। ये कैसा व्यंजन होता है, कंठ के भीतर स्थित होता है। अगला और अंतिम सवाल कि संघर्षहीन ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। जो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है वीडियो में, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आधी वीडियो देखी और स्किप कर दी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, नया नहीं मिलेगा एकदम से, पूरा वीडियो को देखना पड़ता है। संघर्षहीन ध्वनियाँ कौन सी हैं, इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपके लिए हमने छोड़ा है, ठीक है। इस सवाल का जवाब आपको देना, संघर्षहीन ध्वनियाँ कौन सी होती हैं हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ए ऑप्शन ये वे, बी ऑप्शन है ये है, सी ऑप्शन है ये शे, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो संघर्षहीन ध्वनियाँ इनमें से कौन सी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपको ये सवाल कैसे लगे, चैप्टर से जुड़े हुए सवाल थे ये, ठीक है। ये आपको कैसे लगे ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस सवाल का जवाब हो सकता है बहुत सौ के लिए नया सवाल हो ये, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर कल क्लास में तो बताया ही जाएगा, लेकिन पहले आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।